Dear students, myself Dr. Shiba Khalid. I am Professor of Sociology. आज हम लोग समाजशास्त्र के उदय, उसके स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या फैक्टर्स उसके लिए ज़िम्मेदार थे, इन बातों को जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र का उदय यूरोपीय महाद्वीप के उस समय हुआ था जब वहाँ की जनता सामंतवादी व्यवस्था से परेशान हो चुकी थी। लोग सामंतवादी व्यवस्था के प्रति बहुत असहज महसूस कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उस टाइम की जो एक ट्रेडिशनल्स थे, उस टाइम की जो परंपरागत समाज था, जो परंपरागत नीतियाँ थी, उनसे लोग परेशान हो चुके थे और असुरक्षित महसूस करने लग गए थे। साथ ही वो अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को बदलना चाहते थे। उनकी जो थॉट थी वो चेंज होने लग गई थी। वो उन्हीं हालात में नहीं रहना चाहते थे, वो उसमें चेंज लाना चाहते थे। तब जो है ये प्रयास औद्योगिक क्रांति, जो कि 1760 एवं फ्रांसीसी क्रांति, यानी हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 के रूप में सामने आता है, जिसने वहाँ की परंपरागत सामाजिक ढांचे को विस्थापित करके एक अत्यधिक नवीन समाज की व्यवस्था को जन्म दिया। इसी बदलती परिस्थितियों को समझने के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्ट ने एक अलग विषय की स्थापना की, जो कि 1839 में, जिसको नाम दिया उन्होंने समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र के एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और समाजशास्त्र के उदय के विभिन्न कारण थे। कुछ ऐसे कारक जैसे कि निम्न तीन पॉइंट्स थे जिनको कि हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 जो कारक था वो उसका था ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारकों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हमारा जो यूरोप था वो 12वीं शताब्दी में हुई वाणिज्यिक क्रांति, दैट मीन्स द कमर्शियल रेवोल्यूशन, एवं 14 जो शताब्दी में हुई वैज्ञानिक क्रांति, दैट मीन्स द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, में जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी दीनहीन दशा को सुधार आना चाहिए उसके अंदर। जो राजा और धर्म प्रचारकों की कृपा पे जो उनकी ज़िंदगी चल रही है, अब उसमें चेंज आना चाहिए। वो एक चेंज लाना चाहते थे और उन्हें ये एहसास होने लग गया कि इस दीनहीन स्थिति से बाहर आने के लिए उनको स्वयं कोशिश करनी पड़ेगी। तब जन्म लेती है हमारी वाणिज्यिक क्रांति, दैट मीन्स द कमर्शियल रिवोल्यूशन। सो वाणिज्यिक क्रांति के दौरान यूरोप के लोग सिल्क, मसालों तथा अन्य वस्तुओं के लिए नए क्षेत्रों में बिजनेस के रास्ते देखने लग गए, ट्रेडिंग के रास्ते, नए नए रास्ते देखने लग गए। समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया गया ताकि ट्रेडिंग स्टार्ट की जा सके। जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगी या व्यापार स्टार्ट हुआ, लोगों की सोच बदलने लग गई, क्योंकि जब लोगों ने वहाँ से हट के आना जाना स्टार्ट किया तो उनकी सोच में चेंज आने लग गया। उसके बाद आती है हमारी वैज्ञानिक क्रांति। इस क्रांति ने यूरोप की सामंतवादी परंपरागत सोच को, यानी एक जो ट्रेडिशनल सोच थी, जहाँ की कैथोलिक सोच थी, उसको बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी शुरुआत कोपरनिकस से होती है, जब उन्होंने ये कहकर रूढ़िवादी एवं धार्मिक कट्टरपंथी को चुनौती दी कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। यानी ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट है वो पृथ्वी नहीं है, वो सूर्य है। इसके अतिरिक्त न्यूटन द्वारा प्रतिपादित जो गति का नियम था, लॉ ऑफ मोशन, एवं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, यानी जो हमारा लॉ ऑफ मोशन था, इससे लोगों को प्रकृति के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। उन्हें बांध कर दिया कि हम फैक्ट्स के बारे में जानें, अपने नेचर के बारे में, क्रिएशन के बारे में, प्रकृति के बारे में नए तरीके से सोचें। तो ये जो मनोवृत्ति के काल को पुनर्जागरण कहा गया। रीनाइसेंस यानी पुनर्जागरण, लोगों की सोच का दोबारा से जागना, लोगों के अंदर ये प्रेरणा आना, नई चीज़ों के बारे में जानना, फैक्ट्स को जानने की कोशिश करना, बनी बनाई या बताई हुई बातों पर विश्वास ख़त्म होने लग गया। उसके बाद
जो दूसरा कारक था वो था इंटेलेक्चुअल फैक्टर, यानी बौद्धिक कारक। 19वीं शताब्दी में हीगल एंड सेंट साइमन का लेखन यूरोप के एक प्रसिद्ध यूरोप में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ और बौद्धिक आंदोलन का कारण बन गया। हीगल के अनुसार चेतना से अस्तित्व का निर्माण होता है, यानी हमारी जो चेतना है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच है, उससे हमारा अस्तित्व बनता है, हमारे अस्तित्व का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से वे यूरोप की जनता को ये संदेश देना चाहते थे कि यदि व्यक्ति अपनी सोच को दृढ़तापूर्वक, यानी अगर हम अपनी सोच को दृढ़तापूर्वक बदल दें, हमारी सोच बदल जाए, तो हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। हम अपने जो हमारे पास स्टीरियोटाइप जो एक पोजीशन होती है हमारी, उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं। अपनी दीनहीन जो स्थिति बनी हुई है, दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, हम उनकी सोच के हिसाब से चल रहे हैं, उस हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वही एक परंपरा ट्रेडिशन के हिसाब से हमें ढाला जा रहा है, उस चीज़ को हम बदल सकते हैं। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, हमारे पास बुद्धि है, हम सोच सकते हैं, हमारी चेतना हमें बता सकती है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम दूसरों के बताए पे क्यों चलेंगे? हमें अपनी सोच से पता लगाना है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि ये कॉन्सेंसस हमारे पास हमें गॉड ने दिया हुआ है कि हम इस बात को जान सकें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। साथ ही अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट में राज एवं नागरिक समाज के संबंधों को व्यक्त किया। उनका मत है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों राज्य के अंदर एक साथ ही संबंध में बंधे हुए हैं, यानी हमारे जो राइट्स हैं और रिलेशंस हैं वो एक साथ बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, यानी जो हमारे राज्य के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारी जो देश के लिए जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनके कर्तव्यों का अगर हम पालन कर रहे हैं, तो कर्तव्यों से जुड़े हुए जो अधिकार हैं उनको पाने का हक भी हमारा है। ये जो सोच थी उसने लोगों की सोच को बदलना शुरू कर दिया। सेंट साइमन के अनुसार यद्यपि यूरोप में विज्ञान जो था वो विद्यमान है, यूरोप में साइंस मौजूद है, लेकिन व्यक्तियों को समझने के लिए कोई भी साइंस मौजूद नहीं थी। यानी एक फिजिकल साइंस जिसको कि फिजिक्स कहते हैं, हम केमिस्ट्री कहते हैं, वो तो मौजूद है, लेकिन व्यक्तियों को समझने के लिए, पर्सन को समझने के लिए, इंसान को समझने के लिए कोई भी ऐसा विज्ञान मौजूद नहीं है। अतः समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। उनका ऐसा कहना था कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैनल के ज़रिए से सोशियोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स पर बात करेंगे और उनको आप लोगों तक पहुंचाने के पूरी कोशिश करेंगे, ताकि बहुत ही इजी लेक्चर हो सकें। जो बात हम क्लासरूम में नहीं समझ सकते हैं सही तरीके से, वो हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को इतना इजी कर दिया जाए कि हमारे जो बच्चे जो है उसको आसानी से समझ सकें। लेकिन इसके लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप तक नई क्लासेस की अपडेट्स पहुंचती रहेंगी। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बौद्धिक आंदोलन जो था, हमारा इंटेलेक्चुअल जो रिवोल्यूशन था, उसने यूरोपीय सामाजिक जो व्यवस्था थी वो उससे डिफरेंट नहीं था, क्योंकि तीव्र सामाजिक परिवर्तन, यानी कि बहुत तेज़ी से होता हुआ जो सामाजिक परिवर्तन था, रैपिड चेंजेस जो आ रहे थे सोसाइटी के अंदर, एवं समुद्र मार्ग से बढ़ते व्यापार, यानी जो हमारे समुद्र के से ट्रेडिंग, जो सी ट्रेडिंग जो थी वो बढ़ रही थी, देश से मिली संस्कृतियाँ वो भिन्नता उसमें आ रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने समुद्र के रास्ते आना जाना स्टार्ट हो गया था, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो लोग जा रहे थे, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, लोगों ने गाँव की तरफ से शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, आयात निर्यात का काम भी शुरू हो चुका था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से नई संस्कृतियाँ आ रही थी और यहाँ की संस्कृति दूसरों तक जा रही थी। तो लोगों की सोच पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इस युग को कहा गया प्रबोधन युग हिंदी में, और एज ऑफ एनलाइटमेंट। ये जो युग हुआ वो इस नाम से हुआ, एज ऑफ
एज ऑफ एनलाइटमेंट। तो इस युग ने, एज ऑफ एनलाइटमेंट ने लोगों के दिमाग को खोल के रख दिया। लोगों ने फैक्ट्स सुनना शुरू कर दिया, अपनी पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया और नई सोच को अपनाने लग गए। तो समाजशास्त्र की शुरुआत प्रबोधनकालीन दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचारों से होती है। यानी जो स्टार्टिंग हुई थी वो एज ऑफ एनलाइटमेंट में, जो उस टाइम के जो दार्शनिक थे, फिलॉसफर थे, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, उनकी जो थॉट्स थी वहाँ से होती है। जब वे कहते कि मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है, यानी गॉड ने हमें इतना ऐसा दिमाग दिया है ना कि ब्रह्मांड में जो चीज़ें हो सकती हैं हम खुद पता लगा सकते हैं। हमें खुद मालूम हो सकता है कि ब्रह्मांड पे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए हमें परंपरागत रूढ़ियों की या अंधविश्वासों की ज़रूरत नहीं है। हमको उसके सिरे को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपनी सोच को विकसित कर पाएंगे। और जब हमारी सोच विकसित होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम दब के रह जाएंगे। समाजशास्त्र की जो शुरुआत हुई तो विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण, विज्ञान क्या चीज़ है, वो हमें फैक्ट्स बताता है। विज्ञान में हम क्या चीज़ देखते हैं, हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री, हम उसमें फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। बिना रीज़न के किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना। यानी कोई चीज़ अगर आपको बताई जाती है कि ऐसा हो रहा है तो उसका रीज़न हम मांगते हैं, उसका रेफरेंस चाहिए, उसमें क्या रेफरेंस, क्या फैक्ट है, उस फैक्ट को हमको जानना है। वो ही विज्ञान है। विज्ञान हमें फैक्ट बताता है। तो विज्ञान के बढ़ता जो प्रभाव था उसके कारण पुरानी परंपराओं और संस्थाओं ने अपने को अलग प्रवृत्ति ले ली, वो अलग बढ़ती जा रही थी, वो हटते जा रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में समाज वैज्ञानिकों ने भी सामाजिक समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से निकालने की कोशिश की। यानी जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान हम वैज्ञानिक तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसी प्रेरणा उनके अंदर आई। अगस्त कॉम्ट भी प्रबोधनकालीन विचारों से प्रभावित थे। वो भी द एज ऑफ एनलाइटमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनको भी लगता था कि हमारी जो सामाजिक स्थिति है उनको हमारे ही विचार, यानी हमारे जो साइंटिफिक थॉट है वो ही उनको बदल सकती है। तो उस चीज़ को उन्होंने जानने के लिए ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते थे वो, जिससे कि हम समाज की चीज़ों को, यानी सामाजिक तथ्यों को भी उसी प्रकार से अध्ययन कर सकें, उनका उसी प्रकार से हम उनको ऑब्जर्व कर सकें, उसी प्रकार से हम एक्सपेरिमेंट कर सकें जिस तरीके से हम विज्ञान में करते हैं, यानी साइंस में करते हैं। इसीलिए उन्होंने शुरुआत में इसको जो नाम दिया वो था सोशल फिजिक्स का। सोशल फिजिक्स का क्या नाम दिया? सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स क्योंकि फिजिक्स जो है वो ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर हम फैक्ट बताते हैं, फैक्ट पता करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कॉम्टे को लगा कि ये समाज का विज्ञान है, इसलिए उसने इनका नाम दिया सोशल फिजिक्स, यानी सामाजिक भौतिकी। सामाजिक कारक जो थे, जो समाजशास्त्र के उदय के जो सामाजिक कारक थे, यानी जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, वो थे औद्योगिक क्रांति, दैट मीन्स द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1760 में। 1760 यानी 1760 से मुख्यतः कपास खनन तथा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन जो क्षेत्र में शुरू हुई, किंतु लोगों ने अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उसका प्रयोग करके अन्य क्षेत्रों में मशीनों का आविष्कार करना शुरू कर दिया। यहीं से शुरुआत होती है हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो जिसके अंतर्गत जो कृषि था, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर, जो उस टाइम में जो एक मुख्य व्यवसाय था, उसका आधुनिकीकरण हुआ, दैट मीन उसका मशीनीकरण हो गया। जो हमारे कृषि के जो साधन थे उनका मशीनीकरण हो गया और टेक्सटाइल उद्योग ने उस टाइम में जन्म लिया।
विनिर्माण एंड ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले उस टाइम में। तो जिसने लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को इन्फ्लुएंस कर दिया, उनकी लाइफ वहीं से इन्फ्लुएंस हो गई। तो औद्योगिक क्रांति जो थी उसके शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो थे ब्लॉन्की जो थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था औद्योगिक क्रांति, दैट मीन्स द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन ये चर्चा में तब आया जब ब्रिटिश इतिहासकार, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, अर्नोल्ड टॉइनबी जो थे, इस शब्द का प्रयोग उन्होंने 1760 से 1840 के बीच आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किया, जो हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ उसका वर्णन करने के लिए किया, उसके बारे में बताने के लिए किया। सो इस क्रांति ने जो हमारी सोशलॉजिकल थॉट थी, जो एक विजन था, सोशलॉजिकल विजन जो था, से इसलिए ये क्रांति महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि इससे न केवल डेवलपमेंट के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, बल्कि लोगों ने पहली बार अभाव मुक्त समाज की संभावनाओं का अनुभव किया। यानी लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि एक अभाव मुक्त समाज कैसा होता है। तो उस दौरान जो ब्रिटिश की सामूहिक आवश्यकता से लगभग 10 गुना अधिक उत्पादन हुआ, ग्रोथ हुई। इस संपन्नास ने इस आधिकारिक ग्रोथ ने लोगों की जो सोच थी उस पर काफ़ी असर डाला। पहले मनुष्य अपनी दरिद्रता लेकर के का कारण प्राकृतिक या दैवी चीज़ों का मानता था। लोगों को लगता था हमारे साथ जो गलत हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है या सूखा पड़ रहा है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती, तो उसके लिए हम ये दैविक आपदाएं या हमारे बुरे कर्मों का फल है या इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हमारे ऊपर आ रही। लेकिन यहाँ से ये सोच चेंज होना शुरू कर दी क्योंकि लोगों ने हर चीज़ के पीछे फैक्ट तलाशना शुरू कर दिया, अपना दिमाग लगाना उन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं, इसका रीज़न कुछ और है। लेकिन जब उसने ये 100 प्रयास से अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया तो ये जो मेंटल चेंजेस उनके अंदर आए बहुत तेज़ी से आए कि उनको लगा कि हम अपने दिमाग लगा के उस उत्पादन को हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसका मतलब है जो भी चीज़ हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हो सकते हैं। उन हालात को, उन चीज़ों को हम अपने चेंज कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं दे सकते। या कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है जो ये इस तरह की अज्ञानता जो हमें कंट्रोल कर रहा है, कोई ऐसा पावर नहीं है। तो लोगों की सोच जो है वहाँ से चेंज होने लगी। तो ये जो रेवोल्यूशन था, इसके दौरान लोग कृषि कार्य को छोड़कर फैक्ट्री की काम की तलाश पे शहरों की तरफ जाने लग गए, जिससे कि माइग्रेशन बढ़ा विलेज से सिटीज़ की तरफ से। तो जो पलायन करने लगे जब लोग, इस तरह क्रांति के दौरान उत्पादन, विनिर्माण, वितरण आदि में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। तो इस बदलती व्यवस्था के साथ बाल अपराध, संगठित अपराध, मालिक कर्मचारी विवाद आदि नई चुनौतियां भी सामने आने लग गई। इस समाधान को ढूंढने में अगस्त कॉमनेब के प्रयासों को हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने कितना प्रयास किया। उनके अनुसार इन परिवर्तनों को, इन चेंजेस को समझने के लिए हमें समाज की वास्तविकता जो है, रियलिटी जो है, उसको पूर्ण रूप से समझना चाहिए। रियलिटी क्या है, और इसके लिए एक अलग विषय का होना आवश्यक है जिसमें सिर्फ हम सामाजिक बातों को, समाज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, सामाजिक इवेंट्स को, सामाजिक फिनोमिना जो है, उन घटनाओं को समझने की, जानने की कोशिश कर सकें। तो इसके लिए जो उन्होंने समाजशास्त्र वर्ड का प्रयोग किया, यानी सोशियोलॉजी। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है हमारा फ्रांसीसी क्रांति, दैट मीन्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी 1789 में। ये क्रांति स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता यानी इक्वलिटी और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी के लक्ष्य के साथ 1789 में शुरू हुई। जो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की सोच के साथ 1789 में शुरू हुई।
इस रेवोल्यूशन से ठीक पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर थी, यानी बहुत ख़राब हालात थे वहाँ पे। जो इकोनॉमिकली फ्रांस जो था वो बहुत डाउन हो चुका था, यानी रोटी का एक टुकड़ा जो था उसकी भी कीमत किसानों के कई दिनों की मजदूरी के बराबर होती थी। इतने ज़्यादा बुरे हालात बन चुके थे। सो बॉर्बन राजवंश जो थे, वहाँ का बॉर्बन राजवंश जो था, वहाँ का राजा लुई जो थे वो 16 किंग थे वहाँ के लुई, इस संकट से लोगों को बाहर लाने में वो असफल रहे थे। ऐसे में भारी मात्रा में लोगों पर लगाए गए टैक्स, उस टाइम में इन चीज़ों से निकलने के लिए, इन इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आने के लिए लोगों पे भारी मात्रा में कर लगाए जाने लगे। तो इस कर ने, इस टैक्स से परेशान होकर इसको क्रांति में बदल गया ये टाइम जो था, इसलिए इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। सो ये क्रांति इतिहास को बदलने वाली घटना साबित हो गई। इस क्रांति ने पुराने नियमों एवं विशेषाधिकारों को पीछे छोड़ दिया और सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। तो स्पष्ट है कि आज जो घटनाएं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जो हम लोगों ने आज पढ़ा है, तभी हम लोग को ये समझ में आता है कि समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के साथ, बहुत सारी क्लासेस के साथ मैं आप लोग के सामने फिर आऊँगी और आप लोग को नए सिरे से और बहुत ही आसान तरीके से क्लासेस को देने की कोशिश करूँगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चैनल पहुंच सके और वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।